शिलान्यास। और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। देवघर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। अप्रोच वन संपदा को लेकर भी अपनाई जा सकती है। इसमें गांव में जो हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह है, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। विशेष रूप से जड़ी बूटियां, सलाद, सब्जियों को लेकर हिमाचल के जंगलों में बहुत संभावना है, जिनकी डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। इस संपदा को हमारी परिश्रमी बहनें वैज्ञानिक तरीकों से कई गुना बढ़ा सकती है। अब तो ई-कॉमर्स के नए माध्यम से हमारी बहनों को नए तरीके भी मिल रहे हैं। इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा भी है कि केंद्र सरकार अब बहनों के स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएगी। सेब, संतरा, किन्नू, मशरूम, टमाटर, ऐसे अनेक उत्पादों की हिमाचल की बहनें देश के कोने कोने में पहुंचा पाएगी। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया है। बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संघ हो, वो इस फंड की मदद से अपने गांव के पास ही कोल्ड स्टोरेज या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इससे अपने फल सब्जी के भंडारण के लिए उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हिमाचल के परिश्रमी हमारे किसान, बागवान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हिमाचल के किसानों और बागवानों से एक और आग्रह मैं करना चाहता हूं। आने वाले 25 सालों में क्या हम हिमाचल की खेती को फिर से ऑर्गेनिक बना देने के लिए प्रयास कर सकते हैं? धीरे धीरे हमें केमिकल से अपनी मिट्टी को मुक्त करना है। हमें ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ना है जहां मिट्टी और हमारे बेटे बेटियों का स्वास्थ्य उत्तम रहे। मुझे हिमाचल के सामर्थ्य पर विश्वास है, हिमाचल की युवा शक्ति पर विश्वास है। जिस प्रकार सीमा की सुरक्षा में हिमाचल के नौजवान आगे रहते हैं, उसी प्रकार मिट्टी की सुरक्षा में भी हमारे हिमाचल का हर गांव, हर किसान अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हिमाचल
असाध्य को साधने की अपनी पहचान को सशक्त करता रहे। इसी कामना के साथ फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हिमाचल संपूर्ण झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अब से थोड़ी देर बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इससे पहले विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो विपक्षी सदस्यों को प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते रहे, लेकिन हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी। झारखंड विधानसभा परिसर में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने ढोलक और घंटी बजाकर राज्य सरकार के निर्णय का विरोध किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किसान संघों की समस्याओं के समाधान के लिए एक नहीं बल्कि 11 दौर की बैठक की है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए हैं। बातचीत के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम किया है, किसान की मदद की है। और कोविड के टाइम पर भी बैंकों के माध्यम से भी किसान को ज्यादा सुविधा मिल सके वो भी किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का देश भर में लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और इसके अलावा जो मंडियां हैं वो पहले से ज्यादा बनाने का काम मोदी सरकार के समय और उसको ई-नैम की सुविधा से जोड़ने का काम हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार से ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की विभिन्न संचरण परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान भागोडीह सब स्टेशन का उद्घाटन होगा और भवनाथपुर एवं छतरपुर के ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास किया जाएगा। यह जानकारी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गढ़वा जिले के भवनाथपुर के नगर उटारी और पलामू के छतरपुर में ग्रिड सब स्टेशन का भी शिलान्यास करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 38,948 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 43,903 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,948 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 43,903 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.44% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,04,874 है। इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जंग जारी है। स्वास्थ्य विभाग के पिछले एक सप्ताह के आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं राज्य भर में ब्लैक फंगस के अब तक 168 मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें 121 स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 68,75,41,762 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में टीकों की 25,23,000 से अधिक खुराकें दी गई। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,93,238 लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें से 1,44,749 को पहली डोज जबकि 48,489 को दूसरी डोज दी गई।
गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे 3 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल 21,831 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 दिनों में 75,000 से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आ रहे लोगों की कोविड-19 की जांच की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में पहले डोज लेने वाले की तुलना में दूसरे डोज लेने वाले की संख्या कम है। इसमें तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के प्रयास और आम जन भागीदारी की बदौलत कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के कई ऐसे पंचायत हैं जहां वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100% तक पहुंच गया है। सरकार द्वारा देश में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के 18 पंचायतों में से चुट्टूपालू, बारीडीह और बरवे समेत 6 पंचायत में लगभग 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे ओरमांझी प्रखंड में 18 पंचायत है। 18 पंचायत में 6 पंचायत को हम लोगों ने वैक्सीनेट करके 100% कर दिया है, जिसमें वो जो 6 पंचायत है ओरमांझी है, चुट्टूपालू, बारीडीह, चाड़ू और बरवे पंचायत है, जहां हम लोगों ने 100% कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है। और बाकी जो 12 पंचायत हमारे जो बचे हैं उनको भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग वैक्सीनेशन करके कंप्लीट कर दिया जाए। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की झिझक भी अब दूर हो चुकी है। शहर से दूर गांव में रहने वाले लोग भी जान चुके हैं कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी है। मेरा चुट्टूपालू पंचायत में मेरा 4 गांव में लगभग 100% हो गया है, जिसमें मेरा पालू है 1 नंबर में, चेतनबाड़ी है, तिरला है, कोवालू है। यहाँ 18+ और 45+ के लगभग सभी लोग ले लिए हैं। पहले तो डरते थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर हम लोग सब लेने लगे और मोदी जी को भी देखें जब टीवी पर, तो हम लोग को हौसला बढ़ा और हम लोग भी लिए और जो सब नहीं लिए थे उस सबको भी जागरूक किए। तो धीरे धीरे देखा देखी सब ले लिए और सबको अच्छा लगा। अभी तो लगभग हम लोग सब ले लिए हैं और यही है कि जो भी अगर बेचांस बचे खुचे होंगे तो उन लोग को भी हम लोग दिलवाएंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है बबीता देवी। मेरा उम्र है 62 साल और हम 2 हमको ले लिए हैं और सबके हम बताते हैं जो हम इतना उम्र ने लिए हैं तो सब वोट ले लिए। हम सबके बोले हैं, बच्चा सबके, लड़का सबके, बच्चा सबके, सबको बोल दिए हैं सब ले लीजिए। हम लिए हैं तो हमारा कोरोना से हमारा बचना अथी है, बचत है, सब कुछ के अथी है। आप का बोल दिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है देवंती देवी। वैक्सीनेशन के 100% आंकड़े को छूने के लिए इन पंचायतों में विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। और मांझी पंचायत की मुखिया मीना देवी बताती हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर तक ग्रामीणों को पहुंचाने के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिसका सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। जागरूक अभियान चलवाएं, पोस्टर लगवाएं जगह जगह पर, सभी बड़े बुजुर्ग सभी को जागरूक किया, सबों को बतलाया कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको ये बीमारी ना हो। अगर बीमारी भी हो तो आपके ऊपर उतना असर ना पड़े। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लगाना जरूरी है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन और समय समय हाथ धोते रहना भी जरूरी है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है।
पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। खबर झारखंड में आपका फिर स्वागत है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देवघर जिले की साइबर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यालय डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से रुपए की ठगी करते थे। हुई थी कि उस स्कॉर्पियो से 4 लड़के फायरिंग करके घूम रहे हैं। वही स्कॉर्पियो से जो है वहां मिली। जैसे ही थाना प्रभारी वहां पहुंचे तो इनको निशाना करके इस पे भी एक फायर कर दिए। उसके बाद जो है थाना प्रभारी गोली चलाई क्या? हाँ, इनके बाद जो है हम लोग उस गाड़ी को हम लोग ने प्रयास किया तो टोटल 2 लड़के को हम लोग ने गिरफ्तार किया है। इधर देवघर के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने देवघर मंदिर के समीप गोलीबारी कर रहे 2 अपराधियों को हथियार और एक 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से मैट्रिक की विशेष परीक्षा कल से शुरू होगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर राज्य भर में 524 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा 9 से 11 सितंबर तक होगी। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस वर्ष मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं ली गई थी। परीक्षा फल का प्रकाशन आकलन के आधार पर किया गया था, जिसमें हजारों विद्यार्थी असफल हो गए थे। इस कारण असफल विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट नामक एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इससे कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा। सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट के नीचे पतले कोयले के निशानों की पहचान करने और कोयला संसाधनों के मूल्यांकन में सुधार करने में सहायता करेगा। ये सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर कोयले की खोज के समय और लागत को बचाने में भी सहायता करेगा और इस प्रकार कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा देगा। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने सिंगरौली के ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए 2.25 करोड़ रुपए की ग्रामीण अवसंरचना, शिक्षा, कौशल विकास, महिला अधिकारिता, रोजगार सृजन, स्वच्छता और पीने के शुद्ध जल के प्रावधान पर केंद्रित विभिन्न CSR स्कीमों और परियोजनाओं को। आजादी का अमृत महोत्सव पर देश गुमनाम क्रांतियों को याद कर रहा है। आजादी के सफर में आज इस खास रिपोर्ट में देखते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र की प्रेरणादायक कहानी। अठारहवीं सदी के मध्य तक मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का सबसे प्रमुख विरोधी बन चुका था। अब अंग्रेज मराठा साम्राज्य को जीतना चाहते थे। जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई तो रघुनाथ राव ने पेशवाई हासिल करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। 6 सितंबर 1774 को अंग्रेजों ने पुणे को पुनः जीतने में रघुनाथ राव की सहायता की, लेकिन अन्य मराठा शासकों के विरोध के कारण शीघ्र ही पेशवा को गद्दी से हटा दिया गया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से फिर सहायता मांगी और मार्च 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंग्रेजों ने सॉल्सेट द्वीप और वसई किले पर नियंत्रण के बदले रघुनाथ राव की सहायता का वायदा किया। बाद में सूरत की संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ।
नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सेना को अंग्रेजों और रघुनाथ राव की संयुक्त सेना से युद्ध करना पड़ा। इस तरह भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई की प्रवृत्ति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होता गया। आज शरद चंद्र बोस की जयंती भी है। उनका जन्म 6 सितंबर 1889 को ओडिशा में हुआ था। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 1911 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और इंग्लैंड चले गए। महान नृपेंद्रनाथ सरकार के मार्गदर्शन में शरद चंद्र ने बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की। भारत वापस आकर उन्होंने सफल वकालत आरंभ की, लेकिन बाद में वो वकालत छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। तत्कालीन भारत के गृह विभाग की रिपोर्ट में उन्हें अपने भाई सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का फाइनेंसर बताया गया था। शरद चंद्र बोस ने 1929 में समाचार एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम था ओरिएंट प्रेस एजेंसी। 1940 के दशक में उन्होंने द नेशन अखबार निकालना शुरू किया। कुछ वर्ष बाद शरद चंद्र राजनीति में भी शामिल रहे और विभिन्न पद संभाले। उनका विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है जो नैतिक रूप से गलत हो और राजनीतिक रूप से सही। यही जीवन भर उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा। शरद चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध किया। वे माउंटबेटन योजना के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभाजन का लगातार विरोध करते रहे। इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1947 में कांग्रेस छोड़ दी और फरवरी 1947 में विरोध आंदोलन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही शरद चंद्र ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और सीलोन के क्षेत्रीय संगठन की हिमायत की। वे एशिया के दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों की एकता के भी समर्थक थे। यही नहीं, अगस्त 1947 में शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसने देश की सभी सोशलिस्ट ताकतों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। शरद चंद्र बोस सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे आखिर तक विभिन्न तरीकों से विभाजन रोकने के प्रयास करते रहे और विभाजन के हर संभव विकल्प भी तलाशते रहे। उन्नीस 1947 में भारत के विभाजन के बाद 4 वर्ष में ही लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। स्थिति का प्रबंधन करने के लिए 6 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास के लिए नया मंत्रालय बनाया। लेकिन विभाजन के जख्म आसानी से नहीं भरे जा सकते। वो दर्द अब भी महसूस होता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज भारत की अधिसंख्य जनसंख्या ऐसी है जिसका जन्म भारत के रक्त रंजित विभाजन के बाद हुआ है, लेकिन उन्हें वो इतिहास याद रखना चाहिए जब मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका में लाखों लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 77 रन से आगे खेलेगा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 77 रन बना लिए हैं और अब उसे जीत के लिए 291 रन की जरूरत है। हसीब हमीद 43 रन और रोरी बर्न्स 31 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 466 रन बनाने में सफलता हासिल की। चौथे दिन कप्तान विराट कोहली 44 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी निभाई। शार्दुल 60 और पंत ने 50 रनों की पारी खेली। उमेश यादव ने 25 और जसप्रीत बुमराह ने 24 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन कर या हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से किया संवाद। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट करेंगे पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गढ़वा और पलामू में कई विद्युत सब स्टेशनों का ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। देवघर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक
अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के DG 7 प्रोग्राम में